नमस्कार दोस्तों। झूठ का जोर सच पर चलेगा नहीं, हौसला धमकियों से डरेगा नहीं। दूर होगा अंधेरा नहीं जब तलक, दीप ये आंधियों से बुझेगा नहीं। एक सच्चा, सजग, साहसी आदमी बोलने की जगह चुप रहेगा नहीं। बिल्कुल सच बोलने से एक सच्चा व्यक्ति कैसे पीछे रह सकता है। वो लाभ हानि किसी भी चीजों से ऊपर उठकर बात करता है और यह होना भी चाहिए। मैं आज शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन नरेंद्र मोदी और सबके बाप मोहन भागवत, जो आरएसएस चीफ है, वो कहते हैं एक कार्यक्रम में कि भारतवर्ष, भारत माता, जो भी कुछ आप मान लें, वो उसका इतिहास 5000 साल से सेकुलर रहा है, यानी धर्मनिरपेक्ष रहा है 5000 साल से। साहब, ये तो पानी पी पी के सेकुलर लोगों को गाली देने वाले लोग हैं और कह रहे हैं देश का इतिहास ही पूरा सेकुलर रहा है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति रहे, हम भी तो यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, हर संजीदा व्यक्ति यही कहता है कि यह देश सबका है। इस देश की खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, हर व्यक्ति का खून शामिल है, जिससे यह देश बना है। लेकिन फिर भी कुछ विशेष लोगों का खून निचोड़ लेने की आदत है और उसके लिए यह कोशिशें आज से नहीं, एक लंबे अरसे से, सालों साल से हो रही है, या कहें सदियों से हो रही है। और सबसे ज्यादा जो हो रही है वो 1920 के दशक से शुरू हुई और जो शुरू हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही, बढ़ते बढ़ते जा रही। एक वक्त होता था, मुझे याद है, मैं उन दिनों पढ़ता था और हम लोग चर्चा करते थे कि वह वक्त आएगा जब जाति प्रथा खत्म होगी, वह वक्त आएगा जब धर्म के नाम की लड़ाइयां खत्म होंगी, हम सब एक होंगे, ये देश एक होगा, क्योंकि हम सब वास्तव में तो मानव मात्र हैं। हम सब एक ही मां बाप की औलादे हैं, हम सब उनके वंशज हैं, कहीं और नहीं। और इसको लेके तमाम चर्चाएं होती थी, कार्यशालाएं आयोजित होती थी। आज क्या हो रहा है? आज चर्चाएं भी होती हैं, कार्यशालाएं भी होती हैं, इस बात के लिए होती हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो यहूदी है, वो कोई और है। और इस तरह से बांटा जाता है। फिर इसके बाद में हर धर्म के अंदर भी तमाम तरह के ऊंच नीच है, जातियां हैं, वो भी एक दूसरे को बांटते हैं और सब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। निश्चित रूप से हम चार भाई यदि होते हैं तो कोई भी अपने आप को एक श्रेष्ठ मानने लगता है, एक अपने आप को थोड़ा मानता है हम एलीट हो गए हैं, कोई कुछ हो गया है, कोई कुछ हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नफरत हो जाए, एक दूसरे का कत्ल करने पे आमादा हो जाए। हमारे एक मित्र ने एक बड़ी अच्छी सी कहानी लिखी, उसके चंद पंक्तियां सुना। एक बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने गोरखपुर की घटना लिखी है। तो उन्होंने लिखा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे और फोन पर वो बड़ा आक्रामक हुए जा रहे थे। थोड़ी देर में जब फोन कटा तो झल्लाए हुए थे। तो कहा, मैंने पूछा क्या हो गया यार? उनका कुछ नहीं, भाई साहब हैं इस तरीके से, गांव की भी जमीन में वो, और उसके बाद में शहर के भी घर में, और ये, और वो घुसते चले आ रहे हैं और सब करते चले आ रहे हैं और हर चीज पे काबिज होना चाहते हैं, ज्यादा वो करना चाहते हैं। तो अच्छा, बैठे बैठे चाय आए पिए और उतने में ही
कोई और एक व्यक्ति बैठा कुछ और धार्मिक बातें कर रहा था। अब धार्मिक आजकल की कैसी होती हैं वो समझ सकते हैं आप। उसी में वो भी फिर उलझ गए कि हाँ यार बात तो सही है, देखो जिस तरीके से है, ये है वो है। और फिर उसके बाद वो शुरू हो गए एक धर्म को लेकर के, और बिल्कुल हो गए नहीं ये सब क्या है, जातियों को ये क्या है, जातिगत जो है जनगणना की बात, और ये तो बांटने की कोशिश है, और ये हम सबको एक होके रहना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं और भाइयों की तरह से रहना चाहिए, सारे सब एक मिलकर के रहें, यदि नहीं रहेंगे तो सब हिंदुओं पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और न जाने क्या क्या बातें। तो उन मित्र ने कहा कि मुझे हंसी आई। मैंने उनसे कहा कि भाई अभी आप किसी से लड़ रहे थे, वो कौन थे? उनका किससे लड़ रहे? कहा अभी फोन पे। अरे भाई है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने जिस तरीके से किया नहीं होगा, कोर्ट कचहरी ले जाऊंगा, नहीं तो कुछ और तरीके से निपटूंगा। उनका कुछ और तरीके से निपटेंगे? कहा कहा जिसे जो सगा भाई एक मां से पैदा हुए हो, उसके मामले में तो आप ये कह रहे हो, और दूसरी तरफ दूसरे को नसीहत दे रहे हो कि ऐसे नहीं, ये नहीं होगा, भाई भाई बन के रहें। तो साहब भाई भाई ये रहेंगे? चुप। अच्छा मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूं। अब आप समझ लिए ऐसी स्थिति होती है, यूं डर लगता है। नरेंद्र मोदी आज एक गए हैं बॉर्डर के उत्तराखंड के एक इलाके में, वहां से खड़े होकर वो कैलाश दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं आज तक यहां आने वाला ये पहला प्रधानमंत्री। साहब उससे भी आगे पंडित नेहरू गए थे, और भगवान की कृपा से थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो शायद पता चल जाता, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही पढ़ ले, उन्हें पता चल जाए पंडित नेहरू तो चीन की उस सीमा पर खड़े होकर के उन्होंने वहां से किया था। और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जो इस जगह आकर के यहां से कैलाश दर्शन कर रहा। अरे तुम तो यहां से कर रहे हो, बिल्कुल हो, इससे भी आगे से नेहरू ने किए थे। उन्होंने तो एक एक सीमाएं चेक की थी। शायद इसीलिए समस्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो भी चलते हैं और मीडिया भी चलता है, और इसीलिए तमाम नफरत के खेल होते हैं। लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा लड़ाई यदि कहीं हो रही है दुनिया में तो हिंदुस्तान के भीतर हो रही है। हिंदुस्तान में नफरती लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, और जो कहते हैं कि गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। हमास ने जो किया वो गलत था, लेकिन इजराइल जो लंबे अरसे से कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, वो उससे भी गलत। बिल्कुल जायज है, मैं भी इसे कहता हूं। हमास ने जिन निर्दोषों को मारा निश्चित रूप से निंदनीय है, उसकी सबको निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, सबने निंदा की, लेकिन उन्होंने कहा जो इजराइल कर रहा है उसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इजराइल को अपनी हद में रहना चाहिए और उसे फिलिस्तीन पर गैर वाजिब तरीके से कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री जब इजराइल का पक्ष लेते हैं तो कमोबेश पाकिस्तान का समर्थन कर देते हैं। मैं आज ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो हमारे साथ यही किया। हमारे जो कश्मीर का हिस्सा वो दावे हुए, वो उसी तरीके से है जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन का हिस्सा दावा हुआ है, और अवैध तरीके से दावा हुआ है। यहां पर तो कश्मीर के कुछ लोग इच्छा व्यक्त कर रहे थे पाकिस्तान जाने की, वह लोग हैं वहां, लेकिन यहां पर बिल्कुल उलट है, वो बिल्कुल इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वहां पर अवैध कब्जा किया गया है। और इसके कारण यही वजह है कि 1948 में जब इजराइल
को मान्यता देने की बात आई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी कभी अच्छी नहीं हो सकती, भारत इसका भुगतान कर रहा है और उसके कारण भारत दो टुकड़े हुआ और भारत की जो हालत हुई है उससे भारत की कई तरह से नुकसान हुआ है। और ये सारी चीजें अक्साई चीन से लेके सब जो चीन ने कब्जा किया हुआ है या कोई चीजें हैं, इन सबको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम इजराइल का विरोध करते हैं इस मामले में। ये यूनाइटेड नेशन में कहा। उसके बाद जब उसे मान्यता दे दी गई तो फिर पंडित नेहरू ने भी मान्यता दी, क्योंकि जब मान्यता मिल चुकी 33-13 से वो हार गए तो ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने सच को सच कहा, क्योंकि हिंदुस्तान क्यों बटा था? इसी टू नेशन थ्योरी के कारण बटा। ये वैसे ही बटा था जैसे गोरखपुर के वो भाई लड़ रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम ये कर लेंगे। तो साहब ये किया किसने था? ये करने वाले कौन थे? टू नेशन थ्योरी उन्हीं दो लोगों ने करी जो साथ मिलके खा रहे थे, साथ मिलके सरकार चला रहे थे, सत्ता का सुख भोग रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। वही मुस्लिम लीग, वही हिंदू महासभा आरएसएस। तो अब आप बताइए कहां से आप जस्टिफाई करेंगे और कैसे करेंगे? तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं टू नेशन थ्योरी का ये है, आज फिर भारत वही कर रहा है, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। और भारत नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनके अंधभक्त कर रहे हैं जो नफरत में जीते हैं, क्योंकि इजराइल नफरत में जी रहा है और उसका यह नतीजा है। फिलिस्तीन सदैव से एक वो राष्ट्र था जिसने जब इजरायलियों को यानी यहूदियों को भगाया गया, पूरी दुनिया में कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं था, तो फिलिस्तीन ने उन पर दया दिखाई थी और अपना एक इलाका उन्हें दिया था कि आप आइए यहां पर रह सकते हैं। शरणार्थी बन के आए थे और आज कब्जा कर लिया। कमोबेशी वो स्थिति होती। एक तरफ आप अपने देश में कहते हैं तमाम सारे शरणार्थी आकर के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसका विरोध होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों का साथ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपके नफरत के काम में आपका साथ देते हैं, वो आपकी तमाम साजिशों में आपका साथ देते हैं, वो इस देश में अशांति फैलाने में आपका साथ देते हैं। जब यह होता है तब निश्चित रूप से पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। देश जिस तरह के हालात से जूझ रहा है, वो ऐसी स्थिति में इसकी समस्याओं से आपका दिमाग भटकाने के लिए साजिशें की जाती। इस देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी और समस्याएं हैं, महिलाएं रोज बर रोज अत्याचार का शिकार हो रही हैं। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां भयावह हालात है। रोज बर रोज जो स्थितियां हो रही हैं, जो फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, शर्म से डूब मरेंगे आप। ये वो हिंदुस्तान है जिसको आप कहते हैं कि 5000 साल से सेकुलर है, वहां पर ये नफरत के खेल हो रहे हैं। और यह शब्द आप कब कह रहे हैं? जब देश को आपने आग लगा दी है। राहुल गांधी कहते हैं कि आपने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक तीली फेंकने की जरूरत है, और धीरे धीरे आप ये काम भी कर रहे हैं। आखिर महुआ मोइत्रा कहती हैं कि आखिर ऐसे व्यक्ति के हाथ में माचिस दी किसने? तो माचिस देने का पाप आपने किया है, हमने किया है, और इसी कारण वो पापी यहां पर बैठे जो इस पाप को अंजाम देते हैं, आपके हक मारते हैं। और ऐसे नहीं मारते हैं, आप छोटे छोटे से काम के लिए जाइए तो आपको पता चलेगा कि इसकी फीस बढ़ गई, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, इसमें जबरदस्ती का एक फीस लगा दी गई, इसमें टैक्स लगा दिया गया, इसमें आपको लूटा जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और लूट के पैसा चंद पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, उनके जरिए नफरत की खेल करे जा रहे हैं।
और झूठ फैलाना और ये सब करना, नैरेटिव बनाना, ये सब की मशीनरी चल रही है। और इस मशीनरी में इजराइल भी उसी तरीके से काम करता है। उसने भी, नेतन्याहू ने इसी तरीके से काम किया। जैसे हमास के कुछ झूठे वीडियो बनवाए गए और उनको बना करके, और जिस तरीके से फिलिस्तीन पे हमला करने की एक साजिश रची गई। बाद में उनमें से कुछ का खुलासा हुआ जो मीडिया ने प्रसारित किया, उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपना बयान दे दिया। बाद में पता चला कि वो फर्जी है और उसके बाद में उन्हें अपना बयान बदलना पड़ा। ये बताता है कि किस तरीके से साजिशें हो रही। आग लगाने के लिए ऐसी साजिशें भारत में भी रची जा रही, और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस प्रयोगशाला के महारथी हैं। और इस काम में नेतन्याहू यानी इजराइल उनका साथी बनता है, चाइना उनका साथी बनता है। इसीलिए चाइना और इजराइल के लिए एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा खेल है। इस खेल को समझने की जरूरत है। यदि आप इसे समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी समस्याओं से, आपके बच्चों के भविष्य की समस्याओं से, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने की समस्याओं से आपका ध्यान भटकाने के लिए, सच्चाई से आपको भटकाने के लिए इस तरह के नैरेटिव इस देश के अंदर खेले जा रहे हैं और इस देश के अंदर चर्चा कराई जा रही है। कभी हमास पे, कभी फिलिस्तीन पे, कभी इजराइल पे, कभी कहीं और की, लेकिन हिंदुस्तान के मुद्दों की बात नहीं की जा रही। देश का संचित निधि खत्म हो रही है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है और बहुत सारी चीजें, लेकिन उन पर चर्चा नहीं चाहिए। चर्चा करनी है अपने नैरेटिव पर, अपने प्रोपोगंडा। यही नरेंद्र मोदी का खेल। इस खेल को समझने की जरूरत है। आरएसएस बीजेपी के इस खेल को समझने की जरूरत है। ये आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए, इसलिए सच को जानिए और पहचानिए। जय।